एक पुलिस अधिकारी की कहानी। एक युवा महिला सिर्फ अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी। लेकिन किसे पता था कि वह दोपहर एक नाटकीय पल में बदल जाएगी जब एक क्रूर पुलिस वाले ने उसका गला घोंट दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ पलट गया। आखिर कौन थी यह महिला? प्रिया अपनी कार से बाहर निकली और उसे तुरंत दोपहर के सूरज की चुभती गर्मी महसूस हुई। उसने एक टाइट सफेद टी शर्ट और कैजुअल लेकिन सभ्य शॉर्ट जीन्स पहन रखी थी। उसके पैरों में सफेद स्नीकर्स की एक जोड़ी साफ दिख रही थी, जो यह दर्शाता था कि वह आने से पहले अच्छी तरह से तैयार होकर आई थी। उसके हाथ में एक छोटी सी फाइल थी जिसमें कुछ दिन पहले दिए गए ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के दस्तावेजों की फोटोकॉपी थी। प्रिया के लिए वह दिन वास्तव में सामान्य था। वह सिर्फ अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहती थी, जिसका वादा किया गया था कि वह तैयार हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से वह पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, उससे साफ था कि वह फिजूल की बातों या समय बर्बाद करने वालों में से नहीं थी। पुलिस स्टेशन क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रिया ने कुछ लोगों को कतार में बेंच पर बैठे देखा। कुछ नागरिक इंतजार करते करते सुस्त लग रहे थे और एक अधेड़ उम्र की महिला काउंटर पर मौजूद अधिकारी से छोटी मोटी बहस करती दिख रही थी। लेकिन प्रिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान केवल एक ही चीज पर था, बिना किसी झंझट के अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने का काम पूरा करना। उसने प्रवेश द्वार के पास एक बूढ़े गार्ड को एक संक्षिप्त मुस्कान के साथ नमस्ते किया। गार्ड ने बस हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर सड़क की ओर देखने लगा। उस दफ्तर के अंदर कोई दोस्ताना माहौल या सक्रिय सेवा का भाव नहीं था। सब कुछ निष्क्रिय और थोड़ा अस्तव्यस्त लग रहा था। सर्विस रूम में प्रिया सीधे उस मेज पर गई जिस पर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्ति लिखा था। वह कुछ देर इंतजार करती रही, लेकिन किसी ने उसका स्वागत नहीं किया या उससे उसके आने का कारण नहीं पूछा। कमरे के अंदर मेज पर बैठे एक अधिकारी ने बस उसकी ओर एक सरसरी निगाह डाली और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर झुक गया, मानो प्रिया का अस्तित्व ही महत्वहीन हो। वह वहीं खड़ी रही, बिना किसी को टोके, बिना कोई जोर जबरदस्ती किए। लेकिन यह स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा था कि आधिकारिक प्रक्रियाएं त्वरित या निष्पक्ष सेवा की गारंटी नहीं थीं। प्रिया को एहसास हुआ कि यह सिस्टम के बारे में नहीं था। यह उन लोगों के बारे में था जो चीजों को जटिल बना रहे थे, जबकि उन्हें सरल होना चाहिए था। लगभग 3 मिनट तक खड़े रहने के बाद एक बहुत बड़े शरीर वाला पुरुष अधिकारी पीछे के कमरे से बाहर आया। उसके कदम भारी थे, कंधे चौड़े थे और उसकी आस्तीनें उसकी विशाल बाइसेप्स की मांसपेशियों तक चढ़ी हुई थीं। उसने प्रिया को सिर से पैर तक एक अमित्र भाव से देखा। बिना पूछे ही उस आदमी ने आलसी लहजे में पूछा, क्या काम है? प्रिया ने शांति से बताया कि वह अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस लेने आई है और फिर टेस्ट दस्तावेजों की फाइल आगे बढ़ा दी। लेकिन उसकी फाइलों की जांच करने से पहले ही उस आदमी ने कुछ और पूछा जिससे प्रिया की भौहें थोड़ी तन गईं। तुम किसके सोर्स से आई हो? प्रिया ने बस जवाब दिया, मैंने आधिकारिक परीक्षा दी है, सर। और उस अधिकारी के चेहरे के भाव से प्रिया को तुरंत पता चल गया कि उस दिन उसका काम उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। वह आदमी सर्विस डेस्क के सामने मेज के किनारे पर झुका हुआ खड़ा था। उसकी दोनों भुजाएं छाती पर बंधी हुई थीं, जिससे उसकी छोटी आस्तीन वाली वर्दी से उसकी उभरी हुई मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं। उसकी वर्दी इतनी टाइट थी जैसे कि उसके आदर्श आकार से 2 नंबर छोटी हो। उसकी आस्तीनें ऊपर तक चढ़ी हुई थीं, जानबूझकर यह दिखाने के लिए कि उसकी भुजाएं कितनी बड़ी हैं। उसके पैरों में मोटे काले जूते हर बार थोड़ा हिलने पर फर्श पर थपथपाते थे। उसने अपनी आधिकारिक टोपी नहीं पहनी थी और उसके कंधे तक के सीधे बाल थोड़े नम लग रहे थे,
जैसे कि उसने अभी अभी धोए हो या एसी वाले कमरे से बाहर आया हो। उसके चेहरे पर घनी मूंछें उसके भावों को और भी कठोर बना रही थीं और उसकी आंखें तीखी और मूल्यांकित थीं। प्रिया अभी भी सीधी खड़ी थी, विनम्र, लेकिन उसे इस आदमी से एक अलग तरह की हवा महसूस होने लगी थी। यह सिर्फ ठंडा या उदासीन नहीं था, बल्कि खुले तौर पर तिरस्कारपूर्ण रवैया था। उस आदमी की निगाहें एक पल के लिए प्रिया के चेहरे पर टिकीं, फिर उसके हाथ में मौजूद फाइल पर गईं और फिर वापस उसकी आंखों पर आ गईं, जैसे कि वह तौल रहा हो कि यह महिला सेवा के लायक है या नहीं। कोई स्वागत शब्द नहीं, कोई पूछने की पहल नहीं, बस खामोशी, एक व्यंग्यात्मक निगाह और एक विशाल शरीर जिसे जानबूझकर माहौल पर हावी होने के लिए तैनात किया गया था। कुछ अजीब से सेकंड के बाद प्रिया ने आखिरकार पहले बात की। एक्सक्यूज मी सर, मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने आई हूँ। कुछ दिन पहले परीक्षा पास कर ली थी। उसने अपनी फाइल थोड़ी ऊपर उठाई, यह संकेत देते हुए कि उसके दस्तावेज पूरे हैं। उस आदमी ने उसकी बात का जवाब धीमी गति से सिर हिलाकर और एक अप्रिय वाक्य के साथ दिया। अगर मेरे जरिए नहीं आओगी तो मुश्किल होगी मैडम। यह वाक्य प्रिया की ओर सीधे देखे बिना लापरवाही से कहा गया था। प्रिया ने अपने चेहरे के भावों को तटस्थ बनाए रखा, हालांकि उसका मन तुरंत एक बात की ओर चला गया। यह सिर्फ प्रक्रिया के बारे में नहीं था, यह इस बारे में था कि किसके पास पहुंच है। मैं आधिकारिक तौर पर आई हूं सर। कल काउंटर पर मुझे सीधे प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया था। सब कुछ हो गया। उन्होंने कहा कि आज बस आकर लेना है। प्रिया ने थोड़ा नरम रुख की उम्मीद में शांति से फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे जवाब में उस आदमी से एक छोटी सी हंसी मिली। यह कोई खुली हंसी नहीं थी, बल्कि एक ताने जैसी थी। आधिकारिक तौर पर पास होना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें प्रक्रिया भी तो पता होनी चाहिए, है ना? उसने अपने पीछे एक और मेज की ओर इशारा करते हुए कहा। अगर जल्दी चाहिए तो 5,000 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगेगा, मैं अभी जाकर ले आऊंगा। यह वाक्य इस तरह कहा गया था जैसे यह एक आम बात हो और इसमें कोई अपराध बोध का भाव न हो। प्रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे के भाव से साफ था कि वह गंभीरता से यह आंकने लगी थी कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में कौन है। प्रिया ने कुछ सेकंड तक उस आदमी को चुपचाप देखा। वह गुस्से में नहीं थी, लेकिन मुस्कुरा भी नहीं रही थी। जो वाक्य अभी अभी कहा गया था, वह उसके लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। उसने नागरिकों से इस तरह की मांगों के बारे में काफी कहानियां सुनी थीं, लेकिन इसे सीधे सुनना और खुद अनुभव करना फिर भी परेशान करने वाला था। बिना किसी लंबी प्रतिक्रिया के प्रिया ने एक तटस्थ लहजे में पूछा, ये अतिरिक्त पैसे किस लिए हैं, सर? उस भ्रष्ट अधिकारी ने लापरवाही से कंधे उचकाए और जवाब दिया, प्रक्रिया को तेज करने के लिए, ताकि यह अंदर फंस न जाए। उसने पीछे दस्तावेजों के ढेर की ओर इशारा किया, मानो यह संकेत दे रहा हो कि अगर प्रिया ने मना कर दिया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस का दस्तावेज नहीं मिल पाएगा। कमरे का माहौल और भी अजीब महसूस होने लगा। कतार में लगे कुछ अन्य नागरिक न सुनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन अपनी आंखों के कोने से स्पष्ट रूप से देख रहे थे। कमरे के कोने में बैठे अन्य पुलिसकर्मी ने मुड़कर नहीं देखा, बस दस्तावेजों में व्यस्त होने का नाटक किया। प्रिया जानती थी कि उसे एक क्लासिक परिदृश्य का सामना करना पड़ रहा है, एक तरह का सामाजिक जाल जहां नागरिकों को अपने कानूनी अधिकार और मामले को जल्दी खत्म करने के लिए पैसे देने के बीच चयन करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो बात उसे गुस्सा दिला रही थी, वह सिर्फ पैसे की मांग नहीं थी, बल्कि यह रवैया था कि यह सब सामान्य था और इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। अगर भुगतान नहीं किया तो क्या होगा, सर? प्रिया ने सपाट लहजे में पूछा। वह आदमी फिर से थोड़ा हंसा और सीधे उसकी ओर देखा।
हो तो सकता है, लेकिन तुम्हारी फाइल पता नहीं कहाँ फंस जाएगी। 1 हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं। अगर कुछ खो गया तो पता भी नहीं चलेगा। उसके शब्दों में एक छिपा हुआ खतरा था और यह स्पष्ट रूप से दबाव के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उसने फिर से अपनी बाहें बांध लीं। उसकी चौड़ी छाती बहुत तंग वर्दी के नीचे फूल गई, मानो वह दिखाना चाहता हो कि उस कमरे में किसका राज चलता है। प्रिया ने एक पल के लिए नीचे देखा, अपनी फाइल खोली और शांति से सभी दस्तावेज फिर से दिखाए। फिर उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। ठीक है, तो मैं प्रक्रिया के अनुसार इंतजार करूंगी। कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं होगा। मैं बस अपना अधिकार मांग रही हूं। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। उस आदमी का भाव तुरंत बदल गया। आराम से चिड़चिड़ेपन में उसके होंठ कस गए। उसका जबड़ा सख्त हो गया। उसे मनाही सुनने की आदत नहीं थी, खासकर किसी ऐसे नागरिक से जो बिना किसी सहारे के आया है। माहौल तनावपूर्ण होने लगा। और प्रिया के लिए यह वह क्षण था जो दर्शाता था कि टकराव अब टाला नहीं जा सकता। प्रिया के वाक्य के बाद कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वह सीधी खड़ी थी, फाइल अभी भी उसके हाथ में थी, उसकी निगाहें उस बड़े अधिकारी पर टिकी थीं। उसकी आवाज में कोई चुनौती या अशिष्टता का भाव नहीं था, बस एक स्पष्ट और असंदिग्ध बयान था। वह उस चीज के लिए भुगतान नहीं करेगी जो कानूनी रूप से पहले से ही उसकी थी। उस आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। वह प्रिया को और देर तक घूरता रहा, शायद यह पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि यह महिला गंभीर है या सिर्फ ब्लफ कर रही है। लेकिन प्रिया का भाव नहीं बदला। दृढ़, केंद्रित और बिल्कुल भी भयभीत नहीं। देखो मैडम, उस आदमी ने आखिरकार ऊंची आवाज में कहा, यहाँ हर चीज का एक तरीका होता है। अगर तुम तरीका नहीं समझोगी तो बाद में किसी को दोष मत देना अगर तुम्हारा लाइसेंस नहीं मिला। उसकी आवाज का लहजा अब प्रस्ताव का नहीं बल्कि धमकी का था। वह अब पूरी तरह से सीधा खड़ा हो गया था। उसके चौड़े कंधे सर्विस डेस्क के करीब आ गए। उसकी बाह की मांसपेशियां तन गईं, उसकी गर्दन की नसें दिखने लगीं और उसकी सांसें भारी हो गईं। वह चिल्ला नहीं रहा था, लेकिन उसकी आवाज में इतना दबाव था कि सुनने वाले किसी भी दूसरे व्यक्ति को असहज कर दे। हालांकि प्रिया पीछे नहीं हटी। उसने फाइल में मौजूद दस्तावेजों को फिर से मेज पर आगे बढ़ाया और शांत स्वर में कहा, मैं आधिकारिक तरीका समझती हूं, सर, और मैंने उसका पालन किया है। अगर मेरे डेटा में कोई समस्या है तो मैं इंतजार करने और साथ में जांच करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं किसी ऐसी चीज के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगी जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है। एक बार फिर उसने अपनी आवाज नहीं उठाई, लेकिन इसी वजह से उसके शब्द और भी मजबूत और अकाट्य लगे। आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया भी बदलने लगी। जो नागरिक पहले चुप थे, वे अब और खुले तौर पर देखने लगे। उन्हें शायद यह एहसास होने लगा था कि इस बोलने वाली महिला में कुछ अलग है। वह भ्रष्ट पुलिस वाला और भी चिढ़ गया। वह मेज के बाहर की तरफ आकर प्रिया के करीब आ गया। अब दूरी बहुत कम हो गई थी। उसके शरीर की आभा कमरे पर हावी हो रही थी और यह स्पष्ट था कि वह अब मौखिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से दबाव बनाने का तरीका खोज रहा था। कमरे में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी बेचैन होने लगे। उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि वे जानते थे कि स्थिति खतरनाक दिशा में जा रही है। लेकिन प्रिया 1 इंच भी नहीं हिली। वह अपनी जगह पर खड़ी रही, उसके हाथ शरीर के बगल में थे और उसकी निगाहें शांत थीं। भले ही लगभग 2 मीटर लंबा वह आदमी अब ठीक उसके सामने खड़ा था। एक नया तनाव बनने लगा और स्थिति अपनी सीमा पार करने वाली थी।
जैसे ही उस भ्रष्ट अधिकारी को एहसास हुआ कि प्रिया न तो सूक्ष्म दबाव और न ही मौखिक धमकियों के आगे झुक रही है, वह अपना आपा खो बैठा। उसकी आंखें तीखी हो गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका जबड़ा कस गया। बिना कुछ और कहे उसने एक कुर्सी को जोर से पीछे धकेला, जो फर्श पर खिसक गई। उसके सामने रखी सर्विस डेस्क को भी उसने एक हाथ से बगल में धकेल दिया। एक अनावश्यक हरकत, लेकिन यह दिखाने के लिए काफी थी कि वह सीधे शारीरिक तनाव पैदा करना चाहता है। यह देखकर दूसरे पुलिसकर्मी हैरान रह गए, लेकिन फिर भी नहीं हिले। किसी ने भी उसे रोकने या बीच बचाव करने की पहल नहीं की। एक लंबे कदम के साथ उस आदमी ने एक हाथ से प्रिया का गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत, खुरदरी और बेहद गैरपेशेवर थी। प्रिया, जो पहले शांत थी, अपने गले पर अचानक पड़े दबाव के कारण आधा कदम पीछे धकेल दी गई। लेकिन गला दबने के बावजूद उसके चेहरे पर घबराहट का कोई भाव नहीं था। उसने बस अपने दोनों हाथ थोड़े ऊपर उठाए, संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। उस आदमी के जोर से चिल्लाने के बीच, तुम क्या सोचती हो, यहाँ अपनी मनमानी करोगी? कमरे का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। दूर से देख रहे कुछ नागरिकों ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। दूसरे पुलिसकर्मी अभी भी चुप थे, मानो सारा नियंत्रण उसी एक व्यक्ति के हाथ में हो। शायद डर के कारण, या शायद इसलिए कि वे ऐसी घटनाएं बहुत बार देख चुके थे और हस्तक्षेप न करना ही बेहतर समझते थे। एक युवा अधिकारी कमरे के कोने में खड़ा था, बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था लेकिन हिला तक नहीं। उनके लिए वह आदमी सिर्फ एक सहकर्मी नहीं था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे छुआ नहीं जा सकता था। पुलिस स्टेशन का माहौल, जो नागरिकों की सेवा का स्थान होना चाहिए था, अब एक तरफा शक्ति के प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया था, जहां कोई भी विरोध करने वाला निशाना बन सकता था। प्रिया, गला दबने के बावजूद, तुरंत जवाबी कार्रवाई नहीं की। वह अच्छी तरह जानती थी कि ऐसी स्थिति में सहज रूप से कार्य करना मामले को और खराब कर सकता है, खासकर जब सभी की निगाहें उस पर थीं। उसने अपनी सांस रोककर और अपने शरीर की स्थिति को बनाए रखने की कोशिश की ताकि वह गिरे नहीं। लेकिन अपने मन में वह शांति से स्थिति का आकलन कर रही थी। यह अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने का मामला नहीं था, यह खुलेआम हिंसा का मामला बन गया था। और अगर हर कोई सिर्फ देख रहा था, तो इसे खत्म करने वाली एकमात्र व्यक्ति वह खुद ही हो सकती थी। उसने परेशानी नहीं खोजी थी, लेकिन अगर यह दबाव जारी रहा, तो वह ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार थी जिसकी उस कमरे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वह कमरा, जो पहले केवल नागरिकों की शिकायतों और कंप्यूटर कीबोर्ड की आवाज से भरा रहता था, अब खामोश हो गया। सारी गतिविधियां रुक गईं। सर्विस डेस्क के पीछे बैठे कुछ अधिकारी बस धीरे से मुड़े, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एक हवलदार, जो फाइलें व्यवस्थित कर रहा था, ने तुरंत अपना काम रोक दिया और वहीं जम गया। उसकी आंखें चिंता से धर्म की ओर गईं, लेकिन उसका शरीर कठोर बना रहा, मानो वह जानता था कि हस्तक्षेप करने का परिणाम उसके लिए बुरा हो सकता है। किसी ने भी उस नागरिक की रक्षा के लिए कोई आदेश नहीं दिया या आगे नहीं बढ़ा जिस पर हमला हो रहा था। वे सब बस देखते रहे। इंस्पेक्टर धर्म सिंह का नाम उस थाने के माहौल में लंबे समय से एक कठोर, मुखर और आसानी से भड़कने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। कई जूनियर सदस्य तो उसके साथ ड्यूटी स्केड्यूल से भी बचते थे। उस आदमी द्वारा नागरिकों या यहां तक कि सहकर्मियों के प्रति की गई मौखिक हिंसा के कुछ मामले लंबे समय से चर्चा में थे, लेकिन उसकी खतरनाक प्रतिष्ठा के कारण किसी ने भी इसे नेतृत्व तक ले जाने की हिम्मत नहीं की। और आज हर कोई उस प्रतिष्ठा को फिर से उभरते हुए देख रहा था, इस बार उनकी अपनी आंखों के सामने एक वास्तविक रूप में।
एक युवा अधिकारी ने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, मानो वह पास आना चाहता हो, लेकिन जैसे ही धर्म ने उसकी ओर तीखी नजरों से देखा, उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया, जबकि धर्म अभी भी प्रिया का गला पकड़े हुए था। कोई आधिकारिक आदेश नहीं था, लेकिन वह नजर उसे पीछे हटने के लिए काफी थी। वे जानते थे कि अगर उन्होंने धर्म को छूने या रोकने की कोशिश की, तो यह एक जटिल आंतरिक संघर्ष में बदल सकता है और वे अगले शिकार हो सकते हैं। इसलिए उस कमरे में सभी के लिए एकमात्र विकल्प चुप रहना था, घटना को बीत जाने देना था, इस उम्मीद में कि यह और आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन समय बीतता जा रहा था और वह पकड़ ढीली नहीं हुई। प्रिया अभी भी फंसी हुई स्थिति में थी, लेकिन उसने नियंत्रण नहीं खोया था। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली थीं, जो उसे घोंट रहे आदमी की ओर बिना किसी डर के तीखेपन से देख रही थीं। उसने सामान्य पीड़ितों की तरह न तो विनती की और न ही चीखी, और इसी वजह से तनाव और बढ़ गया। धर्म सिंह के मन में वह भ्रमित होने लगा था। प्रिया की प्रतिक्रिया अन्य नागरिकों की तरह नहीं थी, जो आमतौर पर डर जाते थे और हार मान लेते थे। यह महिला झुकी नहीं, कांपी नहीं, और उसने हार मानने का कोई संकेत नहीं दिखाया। पहली बार उसने हिंसा से नहीं, बल्कि एक ऐसी शांति से प्रतिरोध महसूस किया जो उसे और भी अस्थिर कर रही थी। प्रिया अपने गले पर दबाव को और मजबूत होता महसूस कर सकती थी। उस आदमी के हाथ की मांसपेशियां स्टील के क्लैंप की तरह जकड़ी हुई थीं। यह उसे सांस लेने में मुश्किल करने के लिए काफी था, लेकिन उसे बेहोश करने के लिए नहीं। पहले कुछ सेकंड उसके शरीर ने सहज रूप से प्रतिक्रिया दी। उसकी गर्दन की मांसपेशियां तन गईं। उसकी छाती भारी महसूस हुई और उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई। लेकिन वह घबराई नहीं। उसने उस दर्द को अपने विचारों पर हावी नहीं होने दिया। इसके विपरीत ऐसी स्थिति में उसका ध्यान और भी तेज हो गया। उसने अपनी नाक से जितनी हो सके उतनी सांस ली और गिरने से बचने के लिए अपना संतुलन बनाए रखा। अपने मन में प्रिया ने गणना शुरू कर दी। उसने उस आदमी के हाथ की स्थिति, उसके पैरों की दिशा, उनके शरीर के बीच की दूरी और दाईं ओर अभी भी खुले हुए हिलने डुलने की जगह पर ध्यान दिया। उसने आसपास भी एक त्वरित नजर डाली। कोई भी अधिकारी पास नहीं आ रहा था। यह स्थिति पूरी तरह से उस पर निर्भर थी। उसने इस तरह के परिदृश्यों का अभ्यास के दौरान कई बार अनुभव किया था। केवल इस बार यह एक चटाई या सिमुलेशन रूम में नहीं था। यह वास्तविक दुनिया में था और उसका दुश्मन कोई अभ्यास प्रतिद्वंद्वी नहीं था, बल्कि 100 किलो से अधिक वजन का एक आदमी था जो वास्तव में उसे चोट पहुंचाने का इरादा रखता था। प्रिया की आंखें अभी भी तीखी थीं, सीधे धर्म सिंह की आंखों में देख रही थीं। वहां कोई डर नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखें मानो कह रही थीं, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, और इससे धर्म सिंह और भी भ्रमित हो गया। उसे पीड़ितों को छटपटाते या दया की भीख मांगते देखने की आदत थी। लेकिन इस महिला ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। यहाँ तक कि जब ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका चेहरा लाल होने लगा, तब भी प्रिया ने एक शांत भाव बनाए रखा, आक्रामक नहीं, लेकिन विनम्र भी नहीं। तनाव केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक भी था, और धीरे धीरे धर्म सिंह अपना आत्मविश्वास खोने लगा। उस स्थिति में प्रिया एक महत्वपूर्ण बात जानती थी। मौका 2 बार नहीं आता। उसे सबसे सही पल का इंतजार करना था, जब प्रतिद्वंद्वी की पकड़ कमजोर होने लगे, जब प्रतिद्वंद्वी का पैर अपना भार बदले, या जब दुश्मन का ध्यान बंट जाए। और वह पल लगभग आ गया था। उसने धर्म सिंह के हाथ के दबाव में छोटे से बदलाव से, उसके बाएं पैर के थोड़े से खिसकने से, और उसके चेहरे पर सूक्ष्म भावों के परिवर्तन से इसे महसूस कर लिया था। उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी।
उसे स्थिति को पलटने के लिए सिर्फ 2 सेकंड की जरूरत थी, और जब वह सेकंड आया तो वह तैयार थी। प्रिया के गले पर पकड़ ढीली होने लगी। यह किसी अच्छे इरादे से नहीं, बल्कि बेकाबू दबाव के कारण था, जिससे धर्म सिंह का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया। उसका शरीर का वजन आगे की ओर झुक गया और उसका एक पैर आधा कदम खिसक गया, जिससे उसकी बाईं ओर एक छोटी सी दरार खुल गई। प्रिया ने तुरंत उस पल को पकड़ लिया। एक प्रशिक्षित सहजता के साथ उसने धर्म सिंह की बाईं बाह को बाहर से पकड़ा, एक तेज गति से उसकी कोहनी के जोड़ को बंद कर दिया, फिर अपनी कमर को धुरी बनाकर अपने शरीर को बगल में घुमा दिया। यह सब एक तेज और कुशल गति में किया गया था, बिना किसी हिचकिचाहट के। धर्म सिंह का बड़ा और भारी शरीर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। संतुलन पूरी तरह से खोने से पहले वह केवल एक बार गुर्राया। 1 सेकंड के भीतर उसकी पीठ एक जोरदार गूंजती आवाज के साथ सर्विस ऑफिस के फर्श से टकराई। मेज पर रखे कुछ कागज गिर गए और एक कुर्सी भी टक्कर के कारण खिसक गई। जो कमरा पहले खामोशी में डूबा हुआ था, वह अब एक खामोश उन्माद में बदल गया। किसी ने आवाज नहीं की, लेकिन वहां मौजूद सभी के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। कतार में बैठे नागरिक सहज रूप से आधे खड़े हो गए। मेज के पीछे कुछ अधिकारी थोड़े खुले मुंह के साथ जम गए। जो कुछ उन्होंने अभी देखा था, उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। प्रिया अपनी जगह पर खड़ी रही, थोड़ी आगे की ओर झुकी हुई, एक तैयार मुद्रा में। उसकी सांसें नियमित थीं। उसकी आंखें अभी भी धर्म सिंह के शरीर पर टिकी थीं, जो अब अपनी पीठ और कंधे को पकड़कर कराह रहा था। उसने भागने या दूरी बनाने की कोशिश नहीं की। इसके विपरीत उसने नियंत्रण अपने हाथ में रखा। उसके दोनों हाथ उसके शरीर के पास तैयार थे और उसके पैर एक स्थिर स्थिति में थे। उसने कोई गुस्सा या संतुष्टि का भाव नहीं दिखाया, बस पूरा ध्यान और तैयारी थी कि अगर धर्म सिंह ने फिर से हमला करने की कोशिश की तो क्या करना है। लेकिन उसके शरीर की हरकतों से लग रहा था कि वह आदमी उठने की हालत में नहीं है। इस घटना को देखने वाले सभी लोग बस अपने मन में यही सोच सकते थे, आखिर यह महिला कौन है। बाहर से प्रिया एक सामान्य नागरिक की तरह लग रही थी, जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आई थी। लेकिन एक पल में वह उस व्यक्ति को गिराने में कामयाब रही, जिससे अब तक सभी सदस्य और नागरिक डरते थे। उसने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया, वह कोई जंगली लड़ाई नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से एक प्रशिक्षित कुश्ती की तकनीक थी, ऐसी सटीकता के साथ जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। और कुछ पारखी लोगों के लिए उन्हें यह एहसास होने लगा था कि प्रिया सिर्फ एक आम नागरिक नहीं थी। उसकी शांति के पीछे कुछ ऐसा था जो अब हर किसी के इस स्थिति को देखने के तरीके को बदल रहा था। धर्म सिंह का शरीर फर्श पर तिरछी स्थिति में पड़ा था। उसका एक हाथ उसके दाहिने कंधे को पकड़े हुए था, जो शायद जोर से टकराने के कारण मुड़ गया था। वह गहरी पीड़ा में कराह रहा था। उसकी सांसें भारी और अस्थिर थीं। इतने बड़े आदमी के लिए जो दर्द वह दिखा रहा था, वह कोई मामूली बात नहीं थी। वह छटपटाया, खिसकने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर तुरंत उठने में असमर्थ था। उसकी गर्दन और कनपटी की कुछ नसें तन गईं, जो वास्तविक दर्द का संकेत दे रही थीं। इस बीच जो कमरा पहले तनाव से लगभग जम गया था, अब एक और भी घुटन भरी खामोशी में फट गया, क्योंकि हर किसी ने कुछ ऐसा देखा था जिसकी उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। प्रिंटर के पास खड़ा एक युवा पुलिसकर्मी हैरानी से अपने हाथ से फाइल लगभग गिरा ही चुका था। वह सहज रूप से एक कदम पीछे भी हट गया। कमरे के कोने में 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तरह से सदमे के भाव के साथ एक दूसरे की ओर देखा। कोई बोला नहीं, कोई पास नहीं आया, और किसी ने तुरंत धर्म सिंह की मदद नहीं की।
ऐसा इसलिए नहीं था कि उन्हें परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वे सभी अभी तक उस वास्तविकता को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे जो उन्होंने देखी थी। एक अकेली महिला ने बिना किसी हथियार के उस थाने के सबसे खूंखार आदमी को सिर्फ एक साफ सुथरे दांव में गिरा दिया था। धर्म सिंह खुद पहली बार पूरी तरह से असहाय दिख रहा था। उसका चेहरा दर्द को रोकने और यह समझने की कोशिश के बीच भ्रम से भरा था कि स्थिति इतनी जल्दी कैसे पलट गई। उसका हाथ मेज तक पहुंचा, अपने शरीर को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत काफी नहीं थी। जिन मांसपेशियों पर वह आमतौर पर गर्व करता था, वे अब सामान्य रूप से काम नहीं कर रही थीं। उसने एक कर्कश आवाज निकाली, मानो वह फिर से धमकी देना चाहता हो, लेकिन वह वाक्य दर्द और नियंत्रण खोने की भावना से दब गया, जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसका सारा अहंकार और प्रभुत्व उसके शरीर के साथ फर्श पर बिखर गया। प्रिया अभी भी अपनी मूल स्थिति में सीधी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका एक पैर थोड़ा पीछे हट गया था, दूरी बनाते हुए। उसने कोई आक्रामक संकेत नहीं दिखाया, लेकिन जो कोई भी देख रहा था वह जान सकता था कि वह अगली लहर का सामना करने के लिए तैयार है, अगर कोई होती है। उसकी आंखें अभी भी सतर्क थीं, लेकिन उसका शरीर शांत था। उसने जल्दी से चारों ओर देखा और महसूस किया कि अब सभी की निगाहें उसी पर टिकी थीं। तिरस्कार से नहीं, बल्कि आश्चर्य और एक ऐसी जिज्ञासा के साथ जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। कुछ ही सेकंड में उस कमरे में अधिकार की दिशा बदल गई थी, पद के कारण नहीं, बल्कि कार्रवाई के कारण। और अब हर कोई यह महसूस करने लगा था कि प्रिया कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बिना किसी जल्दबाजी के प्रिया ने अपने छोटे से स्लिंग बैग में हाथ डाला और एक पतला चमड़े का बटुआ निकाला। उसने उसे धीरे से खोला और एक आधिकारिक लोगो वाला धातु का बैज ऊपर उठाया जो कार्यालय की नियॉन रोशनी में चमक रहा था। वह बैज किसी आम नागरिक का नहीं था, न ही कोई सामान्य पहचान पत्र था। उसकी सतह पर बने प्रतीक और पंजीकरण संख्या ने एक ऐसी बात का संकेत दिया जिसे नकारा नहीं जा सकता था। वह पुलिस बल की सदस्य थी, और अधिक विशेष रूप से एक आधिकारिक खुफिया अधिकारी। प्रिया ने उस बैज को अपने चेहरे के बराबर उठाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कमरे में मौजूद सभी लोग, खासकर वे अधिकारी जो अब तक केवल मूक दर्शक बने हुए थे, उसे स्पष्ट रूप से देख सकें। कमरे में मौजूद पुलिसकर्मियों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। एक हवलदार तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, मानो अभी अभी किसी बुरे सपने से जागा हो। दूसरे ने एक लंबी सांस ली और अपना चेहरा मला, मानो उसे विश्वास ही न हो कि जिस महिला को वे अब तक केवल एक आम नागरिक समझ रहे थे, वह खुद पुलिस बल का हिस्सा थी। पीछे की मेज पर बैठे एक अधिकारी ने तो खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, खुफिया विभाग। उसकी आवाज किसी के लिए नहीं थी, बल्कि सदमे के कारण एक सहज बड़बड़ाहट जैसी थी। अब हर कोई अपने मन में फिर से सोचने लगा, प्रिया शुरू से ही इतनी शांत कैसे थी? उसने रिश्वत देने से कैसे मना कर दिया? और निश्चित रूप से उसने एक ही सटीक तकनीक में धर्म सिंह को कैसे गिरा दिया? अब सब कुछ समझ में आ रहा था। प्रिया ने कोई लंबा स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने बस संक्षेप में कहा, मुझे इस क्षेत्र में अवैध वसूली और हिंसा की रिपोर्टों की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। यह वाक्य एक सपाट आवाज में कहा गया था, बिना किसी धमकी के, बिना किसी भावना के। लेकिन इसकी तटस्थता के कारण ही ये शब्द और भी भारी लगे। सुनने वाले सभी लोग तुरंत समझ गए कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह एक आधिकारिक ऑपरेशन का हिस्सा था, और आज की घटना एक तैयार की गई जांच का हिस्सा थी। यह परेशान किए जाने पर कोई व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि सबूतों का संग्रह था जो अब एक अंतिम कार्रवाई के साथ पूरा हो गया था। धर्म सिंह, जो अभी भी फर्श पर पड़ा था,
ने धीरे धीरे ऊपर देखा, प्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और उसके चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। जो पहले गुस्से और प्रभुत्व से भरा था, अब केवल आश्चर्य और थोड़ा डर बचा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस दर्द सहते हुए चुप रहा। जो अधिकारी पहले चुप थे, वे अब हिलने लगे। एक अधिकारी ने तुरंत रेडियो के माध्यम से अपने वरिष्ठ को संपर्क किया, जबकि दो अन्य अधिकारी धर्म सिंह की ओर बढ़ने लगे। उसकी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे प्रक्रिया के अनुसार हिरासत में लेने और सुरक्षित करने के लिए। अधिकार पूरी तरह से बदल चुका था और अब केवल प्रिया ही नियंत्रण में नहीं थी, बल्कि वह कानून जिसे अब तक तोड़ा गया था, आखिरकार अपनी सही जगह पर फिर से खड़ा हो गया था। जैसे ही बैज दिखाया गया और प्रिया की पहचान सार्वजनिक रूप से घोषित की गई, पुलिस स्टेशन का माहौल तुरंत नाटकीय रूप से बदल गया। जो पहले निष्क्रिय और चुप थे, अब वे अधिकारी अपनी स्थिति संभालने के लिए दौड़ पड़े। कुछ पुलिसकर्मी जो पहले केवल कठोर खड़े थे, अब तेजी से धर्म सिंह की ओर बढ़े, जो अभी भी फर्श पर पड़ा था। बिना ज्यादा कुछ कहे, उनमें से दो ने धर्म सिंह के हाथों को सुरक्षित किया और उसे हथकड़ी लगाना शुरू कर दिया, जबकि एक अन्य अधिकारी दाईं ओर पहरा दे रहा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह आदमी कोई विरोध न करे। धर्म सिंह ने विरोध नहीं किया, इसलिए नहीं कि वह नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए कि वह अच्छी तरह जानता था कि इसका क्या मतलब है। जब एक आंतरिक खुफिया अधिकारी ने हस्तक्षेप किया और सब कुछ उजागर कर दिया, अन्य पुलिसकर्मियों के भाव भी बदल गए। हवा में डर और असहजता महसूस होने लगी। उनमें से कुछ को शायद यह एहसास हो गया था कि उन्होंने शुरू से जो निष्क्रियता दिखाई थी, उस पर भी रिपोर्ट में ध्यान दिया जा सकता है। किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बस प्रक्रिया के अनुसार काम किया, मानो उन्हें अभी अभी याद आया हो कि उन्हें कानून के आधार पर काम करना चाहिए, न कि किसी एक भ्रष्ट व्यक्ति के दबाव में। कमरे में एक कड़वी सच्चाई छा गई कि वे अब तक अपने ही एक सदस्य के डर में जी रहे थे, और अब जाकर हिम्मत आई जब स्थिति पूरी तरह से फट चुकी थी। 2 मिनट से भी कम समय में एक वरिष्ठ अधिकारी पूरी वर्दी में तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। उसे शायद रेडियो के माध्यम से एक संक्षिप्त रिपोर्ट मिल गई थी। उसका चेहरा सख्त था, उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। जैसे ही उसने धर्म सिंह की हथकड़ी लगी हालत और प्रिया को बैच पकड़े देखा, वह तुरंत स्थिति समझ गया। उसे तुरंत सुरक्षित करो, मौके पर ही प्रारंभिक रिपोर्ट बनाओ, उसने धर्म सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा। उसे और पुष्टि की जरूरत नहीं थी। उसके वाक्य इतने स्पष्ट थे कि हर कोई और तेजी से काम करने लगा। 2 अधिकारियों ने धर्म सिंह को जबरदस्ती फर्श से उठाया। जो प्रतिष्ठा और अधिकार कभी उस आदमी से जुड़ा था, वह अब पूरी तरह से गायब हो गया था। इस बीच प्रिया ने बस उस वरिष्ठ अधिकारी को एक संक्षिप्त सिर हिलाया, फिर अपनी फाइल उठाई जो मेज के पास गिर गई थी। उसने और कुछ नहीं कहा। उसका काम पूरा हो गया था, कम से कम इस ऑपरेशन का जमीनी हिस्सा। जो नागरिक अभी भी कमरे के कोने में खड़े थे, वे अब एक दूसरे से धीमी आवाज में फुसफुसाने लगे। किसी ने भी पास आने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सभी की निगाहें प्रिया को बहुत अलग तरीके से देख रही थीं, जब वह आज दोपहर पहली बार अंदर आई थी। और उस कमरे में मौजूद अधिकारियों के लिए वह दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। पुराना डर खत्म हो गया था, चिल्लाहट से नहीं, बल्कि खामोशी में दी गई दृढ़ता और सोची समझी कार्रवाई से। हिरासत में लेने के आदेश के तुरंत बाद वरिष्ठ अधिकारी ने तुरंत 2 प्रोवोस्ट सदस्यों को मौके पर ही प्रारंभिक डेटा संग्रह शुरू करने का निर्देश दिया। एक अधिकारी ने बगल के कमरे से एक लैपटॉप लिया और सर्विस एरिया में लगे कैमरे से सीसीटीवी फुटेज की नकल करना शुरू कर दिया।
प्रिया के मेज के सामने खड़े होने से लेकर उस क्षण तक जब धर्म सिंह ने उसका गला घोंटा और अंत में उसे गिरा दिया गया, सब कुछ स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो गया था। कोई भी हिस्सा छूटा नहीं था। यह दृश्य प्रमाण मुख्य सामग्री बन गया जिसे आधिकारिक रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा के साथ रखा जाएगा कि कोई हेरफेर न हो। अगले कुछ घंटों में प्रारंभिक जांच गवाहों के बयानों को गहराई से जानने पर केंद्रित थी। जो पुलिसकर्मी पहले चुप थे, उन्हें अब बोलने के लिए कहा गया। उनमें से कुछ ने धर्म सिंह के कार्यों के बारे में स्वीकारोक्ति देना शुरू कर दिया, जो अक्सर हदें पार कर जाते थे। एक अधिकारी ने तो यह भी स्वीकार किया कि जब उसने इसी तरह की घटना देखी थी तो उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था। एक के बाद एक गवाही इकट्ठी की गई और धीरे धीरे बड़ी तस्वीर सामने आने लगी। अवैध वसूली और धमकी की प्रथा, जो अब तक रडार के नीचे चल रही थी, आखिरकार एक ऐसी घटना के कारण उजागर हो गई जिसे अब और छिपाया नहीं जा सकता था। पेशेवर और सुरक्षा प्रभाग से आंतरिक प्रक्रिया तेजी से चली क्योंकि इसमें खुफिया विभाग शामिल था। धर्म सिंह को बचाने के लिए कोई औपचारिक बचाव का रास्ता नहीं था। एक सप्ताह से भी कम समय में उसे आधिकारिक तौर पर गंभीर नैतिक संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया और पुलिस संस्थान से बर्खास्त कर दिया गया। उसकी बर्खास्तगी की घोषणा आंतरिक रूप से बंद दरवाजे में की गई। हालांकि मामले की प्रकृति के कारण यह जानकारी सभी क्षेत्रों में तेजी से फैल गई, जिसमें एक नागरिक के खिलाफ शारीरिक हिंसा और इससे भी बदतर एक गुप्त गोरेफ पर अपने ही इकाई के एक सदस्य के खिलाफ हिंसा शामिल थी। मामला फिर आपराधिक क्षेत्र में आगे बढ़ा और कानूनी प्रक्रिया अभियोजन स्तर पर खुली चली। वीडियो रिकॉर्डिंग, लिखित रिपोर्ट और अपने ही सहयोगियों से कई गवाहों के साथ मुकदमा सुचारू रूप से चला। धर्म सिंह पर एक नागरिक के खिलाफ हिंसा और पद पर रहते हुए जबरन वसूली के प्रयास का आरोप लगाया गया। सजा बिना किसी खास कमी के सुनाई गई और उसे जेल की सजा सुनाई गई। इकट्ठे किए गए सबूतों को पलटने के लिए कोई भी बचाव पर्याप्त मजबूत नहीं था। संस्थान के लिए यह मामला सुधार का एक क्षण बन गया और प्रिया के लिए यह एक मिशन का अंत था जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। बिना आवाज उठाए, बस सही समय पर सही कार्रवाई के साथ। शाम ढलने के साथ पुलिस स्टेशन का माहौल सामान्य लय में लौटने लगा। जो नागरिक पहले इंतजार कर रहे थे, वे घर जा चुके थे, जबकि काउंटर पर तैनात अधिकारी उन फाइलों को व्यवस्थित करने लगे जो बिखर गई थीं। उस फिर से शुरू हुई गतिविधि के बीच प्रिया शांत कदमों से कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में अब उसका नया ड्राइविंग लाइसेंस था। यह किसी लॉबिंग का परिणाम नहीं था, किसी कनेक्शन के कारण नहीं था और निश्चित रूप से अतिरिक्त पैसे के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसने वास्तव में आधिकारिक तौर पर परीक्षा पास की थी। लेकिन इससे भी बढ़कर जो वह उस दिन बाहर ले गई, वह इस बात का सबूत था कि न्याय केवल एक नारा नहीं है और इसे कोई भी उस जगह पर लागू कर सकता है जिसे अब तक अछूत माना जाता था। उसने ज्यादा बात नहीं की, कोई बयान नहीं दिया। कोई पत्रकार नहीं थे, कोई माइक्रोफोन नहीं था, कोई मंच नहीं था। बस वह खुद, उसका स्लिंग बैग और एक आधिकारिक दस्तावेज जो अब तक आसानी से मिल जाना चाहिए था। जो पुलिस सदस्य अभी भी सामने के क्षेत्र में थे, वे बस चुपचाप देखते रहे जब वह गुजरी। किसी ने भी नमस्ते करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में एक सम्मान का भाव था जो पहले नहीं था। एक युवा अधिकारी ने तो सम्मान के रूप में एक छोटा सा सिर भी हिलाया, एक सरल लेकिन ईमानदार इशारा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने कार्यालय की प्रक्रियाओं से कुछ बड़ा देखा था। कार्यालय के बाहर हवा थोड़ी ठंडी होने लगी थी। शाम का आकाश खड़ी कारों की सतह पर एक हल्का नारंगी रंग बिखेर रहा था। प्रिया ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, फाइल को यात्री सीट पर रखा
फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसने इंजन चालू करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। जाने से पहले उसने एक पल के लिए रियरव्यू मिरर में उस पुलिस स्टेशन की इमारत के प्रतिबिंब को देखा जिसे वह अभी अभी छोड़कर आई थी। वह इमारत अभी भी खड़ी थी, हमेशा की तरह व्यस्त। लेकिन आज उसके अंदर कुछ बदल गया था। पुरानी सत्ता की संरचना हिलने लगी थी, हिंसा से नहीं, बल्कि एक ऐसी दृढ़ता से जिसे नकारा नहीं जा सकता था। जब प्रिया की कार अंततः धीरे धीरे परिसर से बाहर निकली, तो कुछ जोड़ी आंखें अभी भी उसे दूर से देख रही थीं। जिन कुछ नागरिकों ने इसे सीधे देखा था, उनके लिए वह दिन लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए नहीं कि उसकी कार्रवाई वायरल हुई, इसलिए नहीं कि उसने ऊंची आवाज में विरोध किया, बल्कि इसलिए कि उसने चुपचाप कुछ ऐसा उजागर करने की हिम्मत की जिसे अब तक अछूत माना जाता था। और उन सभी के लिए जिन्होंने उसे देखा, एक सरल सबक मजबूती से अंकित हो गया। किसी को कभी भी केवल उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए। कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाला व्यक्ति ही सबसे निर्णायक हो सकता है।